अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर फाइन। तो लास्ट चैप्टर तो हो गया था, यूनिट तो हो गया था इलेक्ट्रिसिटी का। तो अब हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम मैग्नेटिज्म है। तो बेसिकली बेटा इट इज़ यूनिट नंबर थर्ड, आपकी फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर थर्ड है ये। तो सबसे पहले कुछ वो पॉइंट्स, कुछ वो टॉपिक्स हैं जो आपने ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़े हुए हैं, उन टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले विल डिस्कस अबाउट ऑयरस्टिड्स एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज़ ऑयरस्टिड्स एक्सपेरिमेंट वो डिस्कस करेंगे, और ये भी डिस्कस करेंगे कि आखिर ये एक्सपेरिमेंट क्यों परफॉर्म किया गया था, रीज़न क्या था इसकी परफॉर्मेंस का, और इससे क्या कंक्लूजन्स निकले। ठीक है, सबसे पहले बात, ऑयरस्टिड्स एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया था। इट वाज बेसिकली यूज्ड टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आप इस बात को अच्छे से समझो कि अगर हम किसी वायर में करंट पास करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, एक तो ये भी हो सकता है कि उस करंट की वजह से वहाँ पे हीट जनरेट हो, दैट इज़ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये भी हो सकता है कि वहाँ पर कोई मैग्नेटिक इफेक्ट हमें देखने को मिल जाए, दैट इज़ कॉल्ड एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जब किसी वायर में करंट पास होता है तो देखा गया है कि वहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट्स, मैग्नेटिक फेनोमिनन्स हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि ये जो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं इलेक्ट्रिक करंट के। ठीक है, सो ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली परफॉर्म किया गया था इन ऑर्डर टू नो, इन ऑर्डर टू डेमोनस्ट्रेट कि करंट के क्या क्या मैग्नेटिक इफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, हेंस ऑयरस्टिड ने इस एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले परफॉर्म किया था वेरी वे बैक, बहुत ही टाइम पहले उन्होंने इसको परफॉर्म किया था। 1820 की बात है। क्रिस्टन ऑयरस्टिड, ठीक है, उनका नाम था, डेनिश फिजिस्ट थे। ठीक है, तो बेसिकली क्या है ये एक्सपेरिमेंट। ठीक, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक वायर ली, जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आर, सपोज इसकी रेजिस्टेंस है, ये वायर इन्होंने ली, और वायर के साथ इन्होंने यहाँ पे एक छोटी सी बैटरी भी कनेक्ट कर दी वी। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि जब हम एक मैग्नेटिक नीडल पास में रखते हैं, एक छोटी सी मैग्नेटिक नीडल, या जिसको आप कहते हो मैग्नेटिक कंपास, आपको ये चीज़ पता होगी कि कंपास कब काम करता है, कंपास कब डिफ्लेक्शन दिखाता है, कंपास कब डिफ्लेक्ट होता है, जब आसपास में कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो तो कंपास डिफ्लेक्ट होता है, अदरवाइज कंपास के डिफ्लेक्ट होने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, मतलब जहाँ कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वहाँ पर कंपास डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे आपने देखा होगा या सुना होगा कि शिप्स में जो कैप्टन्स होते हैं वो मैग्नेटिक ये ना नीडल का इस्तेमाल करते हैं, कंपास का इस्तेमाल करते हैं यूजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि उन्हें पता है कि मैग्नेटिक नीडल हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक वायर में से करंट कुछ पास किया, देयर इज़ अ वायर और इसमें कुछ करंट पास की आई, और पास में एक छोटी सी नीडल रखी। ठीक है, तो क्या देखा गया कि जब इस वायर में करंट पास किया गया तो देखा गया कि ये नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है, ये नीडल जो है ये डिफ्लेक्ट हो रही है, इसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिल रही है। ठीक, तो कंक्लूजन क्या निकाला गया कि जब किसी कंडक्टर में से सफिशेंट करंट पास की जाती है, ऑब्जर्वेशन क्या क्या है, जब किसी करंट में से, कंडक्टर में से सफिशेंट करंट पास की जाती है तो जो मैग्नेटिक नीडल पास में रखी हुई होती है ना, वो नीडल डिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो जाती है। फिर से सुनिए, जब किसी कंडक्टर में करंट पास करते हैं, पास में रखी हुई नीडल डिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, जो नीडल वहाँ पर बिल्कुल पास में रखी गई हो उस नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन होती है, नॉर्मल पोजीशन से वो नीडल इधर उधर चली जाती है। ठीक है, अच्छा, दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या देखी गई कि अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे, ठीक है, तो नीडल भी अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती है। जैसे मैं बताऊं कि यहाँ पे हमने करंट क्या पास किया, ऊपर वाली डायरेक्शन में, तो नीडल इस तरह से डिफ्लेक्ट होती है, नॉर्थ नॉर्थ इस तरह से। ठीक है, लेकिन जब हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं, करंट को हम अपोजिट में फ्लो करते हैं, तो नीडल इस वाली डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, अभी करंट देखो, यहाँ पे ऊपर की डायरेक्शन में करंट है, ठीक है, तो नीडल यहाँ से यहाँ डिफ्लेक्ट हुई। अब यहाँ पे हमने करंट को अपोजिट में फ्लो करवाया तो नीडल की डायरेक्शन भी अपोजिट हो गई। इसका मतलब ये है कि जो नीडल की डिफ्लेक्शन है उसको रिवर्स किया जा सकता है जब हम करंट की पोलैरिटी को रिवर्स करेंगे, बैटरी को रिवर्स करेंगे। मतलब अब करंट को अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करवाओ तो नीडल भी अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तीसरी बात ये देखा गया कि जब हम करंट को बढ़ाते हैं, करंट को चेंज करते हैं, तो नीडल में जो डिफ्लेक्शन है वो भी चेंज होती है। आप कह सकते हो कि डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। जितना हम करंट पास करेंगे ना ज़्यादा, उतना डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगी। जितनी कम करंट पास करेंगे डिफ्लेक्शन भी ओबियसली क्या हो जाएगी बेटा,
हाँ जी बेटा कम हो जाएगी। ठीक है, तो 3 ऑब्जर्वेशंस। सबसे पहले कि जब किसी वायर में करंट पास करते हैं तो पास में जो नीडल रखी होती है वो नीडल डिफ्लेक्ट हो जाती है नॉर्मल पोजीशन से। दूसरा, अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड विल शो द डिफ्लेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। तीसरा, जो मैग्नेटिक नीडल की जो डिफ्लेक्शन है, ठीक है, वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक करंट पर। ज़्यादा करंट मतलब ज़्यादा डिफ्लेक्शन। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ डिफ्लेक्शन को डी से इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई। ठीक है, डिफ्लेक्शन ज़्यादा तभी होगी जब करंट ज़्यादा होगी, करंट कम होगा तो डिफ्लेक्शन भी ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ना ये ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है, मतलब कि इस एक्सपेरिमेंट को जब परफॉर्म किया गया तो क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हमें देखने को मिली। ठीक है, अब देखते हैं कि इन ऑब्जर्वेशंस को कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, मतलब कि यहाँ पे कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया जा सकता है। चलिए ठीक, सबसे पहले देखिए कंक्लूजन्स क्या है या इंटरप्रिटेशंस क्या है। इंटरप्रिटेशंस तो सबसे पहले जब हमने करंट पास किया तो मैग्नेटिक नीडल गॉट डिफ्लेक्टेड, वो तो पता है ना। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि शायद देयर मस्ट बी सम मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए अराउंड द वायर, जिसकी वजह से नीडल डिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, अब सवाल ये बनता है कि हमने तो कोई मैग्नेट रखा नहीं। ठीक है, पास में तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, फिर ये मैग्नेटिक फील्ड आया कहाँ से। इन्होंने कहा कि जब हम किसी वायर में करंट पास करते हैं तो करंट वहाँ पे क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देता है, जनरेट करता है। इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है और वही मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कॉइल क्या करती है, इट शोज़ डिफ्लेक्शन, मतलब कॉइल में डिफ्लेक्शन आता है। सबसे पहले क्या है कि जब किसी वायर में करंट पास करते हैं तो करंट की वजह से वायर क्या दिखाती है, डिफ्लेक्शन। मीन्स करंट पास करेंगे आई तो आपको वहाँ पे करंट वायर के अंदर डिफ्लेक्शन देखने को मिल जाएगी। ठीक है कि नहीं ना, मतलब आप कह सकते हो कि सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैसे प्रोड्यूस होता है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट। दरअसल मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स जो केंद्र है, ओरिजिन है, वो दरअसल करंट है। जब भी किसी वायर में करंट पास होती है तो वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ठीक है, दूसरा कंक्लूजन कि मैग्नेटिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा तभी जब करंट ज़्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड कम तब जब करंट कम होगी। अब आप सोचोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि नीडल किस वाली डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुई। तो बेटा इसके डिफ्लेक्ट होने का सबसे अगर आप देखोगे ना, सबसे आसान तरीका कैसे निकालेंगे कि कॉइल किस डायरेक्शन में, यानी नीडल किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी। तो सबसे आसान तरीका है एम्पियर स्विमिंग रूल, आप लगा सकते हो। एम्पियर स्विमिंग रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास एक कंडक्टर है इस तरह से और इसमें वायर करंट ऐसे फ्लो होती है। ठीक है, आप इमेजिन करो कि आप भी इसी डायरेक्शन में स्विम कर रहे हो। ठीक है, आप तैर रहे हो, एक बंदा पानी में तैर रहा है। ठीक है कि नहीं, जब वो तैर रहा है पानी में तो वो भी उसी डायरेक्शन में तैर रहा है जिस डायरेक्शन में क्या करंट फ्लो हो रही है। ठीक, तो सेम डायरेक्शन, मतलब अगर इस तरह से करंट फ्लो हो रही है इसी डायरेक्शन में वो तैर रहा है। ठीक है, मतलब करंट उसके फीट से होते हुए उसके हेड तक पहुंच जाती है। तो ये क्या कहता है कि अगर इस तरह से करंट फ्लो होती है, मतलब आप इमेजिन करो कि एक कंडक्टर है, कंडक्टर के साथ ही में एक बंदा तैर रहा है। ठीक है, तो वो उसी डायरेक्शन में तैर रहा है जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है। तब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से होगा, कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड नीडल डिफ्लेक्ट होगी उसके लेफ्ट हैंड की तरह। आपको उसके लेफ्ट हैंड पे नज़र रखनी है, जहाँ से उसका लेफ्ट हैंड डिफ्लेक्ट हो जाएगा ना, ठीक है, उसी डायरेक्शन में नीडल भी डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इस रूल को हम स्नो रूल भी कहते हैं। ठीक है, देखो यार ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। स्नो रूल क्या कहता है कि अगर करंट फ्लो होगी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, अगर किसी वायर में करंट फ्लो होगी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होगी फ्रॉम नॉर्थ टू वेस्ट। ठीक है, करंट अगर फ्लो होगी साउथ टू नॉर्थ, नीडल डिफ्लेक्ट होगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ वेस्ट। ओके, एनीवेज हम इसके बारे में भी आगे चल के डिस्कशन करेंगे बहुत सारा। ठीक है, अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वो ये कि तो याद रखना है कि जब भी हम करंट पास करते हैं आई तो उस वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, ये तो आपने अभी पढ़ा कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ठीक, अब ध्यान से समझना क्या होता है। सो प्रोडक्शन या जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है व्हेन सम करंट इज पास्ड, जब किसी कंडक्टर में करंट पास करते हैं, इस फेनोमेनन को बेटा जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। So electromagnetism is simply a phenomenon where some magnetic field is generated
ड्यू टू करंट, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है ड्यू टू करंट। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो हमें बताता है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिज्म। करंट और मैग्नेटिज्म के बीच में रिलेशनशिप आखिर है क्या। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ स्ट्रेट कंडक्टर की। ये आपके पास स्ट्रेट कंडक्टर है और इस ये ब्लैक वाला स्ट्रेट कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है, तो आसपास में क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर नीडल रखोगे तो नीडल विल शो डिफ्लेक्शन। तो देखा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल इस तरह से गोल गोल कंसेंट्रिक वायर्स इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक वायर्स होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो ये 10th में भी पढ़ा है कि किसी भी कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड इज बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर इज इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स कीपिंग द वायर एट द सेंटर। ठीक है, अब इस जो है ना कि जो डायरेक्शन है इन वायर्स की वो आप निकाल सकते हो ना, इस मतलब इन मैग्नेटिक फील्ड्स की वो आप निकाल सकते हो राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल से। दोनों आपने पढ़े हैं। मैं थंब रूल बताता हूँ। थंब रूल क्या कहता है, अगर ये कंडक्टर इस तरह से आप इमेजिन करो कि आपने इस कंडक्टर को बिल्कुल अपने दाहिने हाथ में पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है, और आप इमेजिन कर लो कि जब आपने इसको दाएं हाथ में पकड़ा है तो आपका थंब, ठीक है, वो बिल्कुल उसी डायरेक्शन में है जो करंट की डायरेक्शन है। ठीक है, तब जो आपकी उंगलियों का कर्वेचर होगा वहीं से पता चलेगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आई विल शो यू इन अ डायग्राम क्लियरली। ओके, दिस इज़ द डायग्राम। देखिए ये जो कंडक्टर है ना, यहाँ पे इस तरह से कंडक्टर है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है आई। ठीक है, तो अब देखो कि किस तरह से आपको पकड़ना है। ऊपर के डायरेक्शन में करंट है, आपका जो थंब है ना, यानी जो आपका थंब है वो बराबर उसी डायरेक्शन में होना चाहिए जिस डायरेक्शन में करंट है। ठीक है, तब क्या कहता है ये रूल कि जो आपकी उंगलियों का कर्वेचर है ऐसे करके, ठीक है, आपकी उंगलियां देखो ना किस तरह से मुड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। यू कैन इमेजिन, अगर आप मतलब अपनी उंगलियों की तरफ देखोगे ना, यू विल फाइंड देम दे आर लाइक दिस वे। ठीक है, वो इस तरह से, ठीक, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसी तरह से बनेगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो इस चीज़ को याद रखिए कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, सिमिलरली यू हैव राइट हैंड स्क्रू रूल। ओके, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, वैसे भी आपने क्लास 11 में वो चीज़ पढ़ी हुई है। ठीक है, तो दिस वाज इंट्रोडक्शन बेसिकली। So we will came across some other facts, some other topics. We'll start it basically from tomorrow, but since it was an introductory lecture, so you must have it, enjoy it. Okay, so if you have any confusion or doubt you can ask me. ठीक है, चलिए, फ़ी अमान अल्लाह।